Hi students, I welcome you in my channel। हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 16 यानी इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफ़ेक्ट्स, इसमें पिछले दो वीडियो में हम लोग कई चीज़ें सीखे हैं। आज इस चैप्टर का थर्ड पार्ट का वीडियो हम लोग देखेंगे और उसमें हम लोग और कुछ नए टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ये टॉपिक पढ़े थे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे की जाती है। अब हम लोग उस इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यानी यूज़ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हम कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका हम यूज़ करते हैं। द केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, यानी जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह रहे हैं, हैव सम इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन हम इंडस्ट्रीज़ में भी करते हैं और लेबोरेटरीज़ में भी करते हैं। तो कौन कौन सा एप्लीकेशन करते हैं हम लोग? पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में तुम लोग पढ़े हो कि ओर से मेटल की एक्सट्रैक्शन की जाती है, यानी मेटल को निकाली जाती है। तो कुछ मेटल्स के ओर्स में से मेटल निकालने के लिए, यानी एक्सट्रैक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अपनाई जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, यानी जो हम लोग पिछला बार किए थे, एक बीकर में एक सॉल्यूशन लिए थे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में 2 पेंसिल का लिड डाले थे और एक बैटरी से हम लोग करंट भेजे थे। तो उस तरह के प्रोसेस हम लोग करते हैं कुछ मेटल के एक्सट्रैक्शन करते समय। तो यहाँ एग्जांपल्स भी दी गई है कैसी मेटल की एक्सट्रैक्शन हम करते हैं। जैसे मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सभी मेटल्स हाईली रिएक्टिव होती हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो इस तरह के रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की मदद से करते हैं। तो एक यूज़ हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब सेकेंड यूज़ देखेंगे। सेकेंड यूज़ है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जब हम लोग मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, मेटल्स को ओर में से निकालते हैं, तो फाइनली जो मेटल निकलती है, अधिकतर समय वो मेटल बिल्कुल प्योर नहीं होता। तो उस मेटल को बिल्कुल प्योर बनाने के लिए हमें रिफाइनिंग प्रोसेस करना पड़ता है। तो कुछ मेटल की रिफाइनिंग प्रोसेस में हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यूज़ करते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये कौन सी प्रोसेस है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम द इम्प्योर वन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जो मेटल हमने बनाया वो इम्प्योर होगा और उस इम्प्योर मेटल में से हम प्योर मेटल को निकालते हैं और उस निकालने की प्रोसेस में हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस यूज़ करते हैं। यहाँ एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ए प्योर कॉपर रॉड इज मेड द कैथोड एंड इम्प्योर कॉपर रॉड एज एनोड। हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन मतलब रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग करते समय हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक केमिकल लिक्विड जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर केमिकल लिक्विड हम लेते हैं कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन, और हमें 2 इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कैथोड और एनोड कहते हैं। कैथोड एनोड को पिछला वीडियो में हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रोड, जो मेटल का रॉड या प्लेट
जिसे हम बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं वो कहलाती है एनोड, और जिसे बैटरी की नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं वो कहलाती है कैथोड। तो यहाँ पर हमें प्योर कॉपर निकालनी है इम्प्योर कॉपर में से। तो प्योर कॉपर रॉड को हम कैथोड बनाते हैं, यानी बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं, और इम्प्योर कॉपर जो हमारी है उसे हम एनोड बनाते हैं, यानी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। तो दिस इज़ द सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन यही है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। ऑल ऑफ यू हैव सीन गोल्डन कलर वॉच। गोल्डन कलर का वॉच हम लोग देखते हैं, हम लोग पहनते हैं। तो गोल्डन कलर का मतलब ये गोल्ड की बनी हुई नहीं है, लेकिन गोल्ड जैसा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि ये बना है स्टील का ही, लेकिन उसके ऊपर गोल्ड मेटल का एक लेयर चढ़ा दी जाती है, और एक मेटल के ऊपर दूसरी एक मेटल का एक पतली सी लेयर जब हम चढ़ाते हैं, कोट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कई मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है कई मेटल्स के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग, डिपोजिट का मतलब जमा करना, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ एनी डिज़ायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल। कोई एक मटेरियल के ऊपर दूसरे एक मेटल का एक लेयर हम डिपॉजिट करते हैं, जमा कराते हैं। कैसे कराते हैं? बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। और ये एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ही की जाती है। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कुछ एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हम अपने घर में भी पा सकते हैं। हम लोग जो गैस का चूल्हा यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो शाइनिंग होती है वो स्टील नहीं है, वो क्रोमियम की एक लेयर लगी हुई है लोहे के ऊपर। फिर जो साइकिल हम चलाते हैं उसकी जो हैंडल्स हैं, जो रिम्स हैं, वो चमकीला होता है। वो भी आयरन की बनी है, लेकिन आयरन में वैसी चमक नहीं होती है। तो वो चमक कैसे आती है? उसके ऊपर निकेल मेटल का एक लेयर चढ़ाई जाती है, निकेल में शाइनिंग होती है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? तो ऐसा करने का कई बेनिफिट है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक एक्टिविटी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक डायग्राम में हम देख रहे हैं कि कॉपर का हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। कॉपर मेटल से जिंक के ऊपर एक लेयर चढ़ाएंगे, और फिर हमें लगेगा कि जिंक का वो प्लेट जो है वो कॉपर की बनी है। तो कैसे करते हैं? डिटेल्स बुक में दिया है, मैं यहाँ तुम्हें बता देता हूँ। एक हम लोग बीकर लेंगे, ग्लास बीकर, जो यहाँ पर डायग्राम में दिख रही है। इस बीकर के अंदर हम कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है जो कॉमन सॉल्ट की तरह, घर में यूज़ होने वाली सॉल्ट की तरह ही सॉल्ट है, लेकिन ब्लू कलर का होता है। इसे भी पानी में अगर हम डिज़ोल्व करें तो वो घुल जाती है, लेकिन सॉल्यूशन कॉमन सॉल्ट की तरह कलरलेस नहीं होता, बल्कि ब्लू कलर का होता है। तो वैसा ही ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम इस बीकर में लेंगे, और इस बीकर में वो हमारी इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगी। अब हमें इस पे 2 इलेक्ट्रोड डालना है, यानी जिससे हम करंट भेजेंगे बैटरी की नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट करके। तो यहाँ पर हमें करना क्या है? हमें करना है जिंक के ऊपर कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी जिंक के ऊपर लेयर हमें लगानी है कॉपर की। तो हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिस वस्तु पर करना है उसे हमेशा कैथोड बनाई जाती है। जैसे हमें यहाँ जिंक प्लेट पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो जिंक को हमने किसके साथ कनेक्ट किया है? बैटरी की नेगेटिव के साथ, यानी ये हमारी क्या है? कैथोड है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमें जिस वस्तु पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना हो, जिस वस्तु पर हमें लेयर चढ़ाना हो, उसे बैटरी का नेगेटिव से जोड़ना होगा, यानी उसे कैथोड बनाना होगा।
फिर हम उसको सॉल्यूशन में डाल दिए हैं, डुबो दिए हैं। दूसरी रॉड हमने ली है प्योर कॉपर की, कॉपर प्लेट, और उसे हम बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं, यानी वो हमारी एनोड है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें याद रखना होगा कि हम यहाँ पर कॉपर के इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, तो कॉपर का सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना होगा, तो हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए हैं। अगर हम गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं किसी मेटल पर, तो हमें गोल्ड की सॉल्ट की सॉल्यूशन लेनी होगी। अगर हम सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं तो सिल्वर के सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना होगा। और इलेक्ट्रोड की बात जहाँ तक है, कैथोड एनोड किससे बनाएंगे, तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना हो उसे कैथोड बनाएंगे। फिर से बता रहे हैं, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे कैथोड बनाएंगे, और जिस मेटल से करनी है उस मेटल का एक प्योर रॉड को एनोड बनाएंगे। तो इस तरह से सॉल्यूशन में डुबो देने के बाद जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और कुछ घंटों तक, ये स्लो प्रोसेस होती है, कुछ घंटों की समय लगेगी, और कुछ घंटों के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, और इस जिंक रॉड को हम जब सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे तो हम क्या पाएंगे कि जिंक रॉड के ऊपर जितनी भाग सॉल्यूशन में डूबी हुई थी उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर जम गई है, जो दिखने में कॉपर जैसी लग रही है। यानी कॉपर मेटल की एक पतली सी लेयर इस जिंक रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो गई है। तो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और ये प्रोसेस हम इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से करते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये डिपोजिशन हुआ कैसे, कैसे जमा हुआ। हाउ डज दिस डिपोजिशन ऑन द इलेक्ट्रोड हैपन, कैसे जमा हुआ। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस ट्रेस द फ्लो ऑफ चार्ज और आयंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास किए सॉल्यूशन के अंदर से थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसोशिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट आयन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में दो तरह के आयन्स होते हैं। एक होती है कॉपर आयन जिसका फॉर्मूला है Cu2+7 में हम लोगों ने पढ़ा था, और दूसरी जो आयन्स हैं वो है सल्फेट आयन्स जिसका फॉर्मूला होता है SO4-2। तो जैसे ही हम करंट भेजते हैं, ये फ्री मोबाइल कॉपर आयन्स जो होते हैं Cu2+, दे आर ड्रॉन टू द कैथोड, ये कैथोड की तरफ जाती है, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर एटम, और कैथोड पर जाने के बाद ये एटम, कॉपर अभी आयन था तो एटम बन जाती है, और एटम बनते ही वो उस प्लेट पर जमा हो जाती है। इस तरह से धीरे धीरे सॉल्यूशन में जितना भी कॉपर के आयन्स हैं वो सारे कैथोड के तरफ जाएंगे, और वहाँ पर कॉपर एटम बनकर उस पर जमा होता जाएगा। अब दूसरी आयन है सल्फेट आयन, उसका क्या होता है, सल्फेट आयन मूव टुवर्ड्स द कॉपर प्लेट यानी एनोड, ये कॉपर प्लेट यानी एनोड की तरफ जाता है, और वहाँ पर ये कॉपर के साथ कंबाइन होता है और कॉपर सल्फेट फिर से बना देता है। तो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट बनती रहती है, और जो कॉपर आयन है वो कैथोड की तरफ जाकर कॉपर एटम बनकर उस पर जमा होती जाती है। इस तरह से धीरे धीरे कॉपर की एक पतली सी लेयर उस जिंक प्लेट पर जमा हो जाती है। अब प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इस पर कुछ मिनिमम कंडीशन है, वो कंडीशन को हम लोग जानेंगे। वी नाउ लिस्ट सम कंडीशंस दैट हेल्प टू गेटिंग ए स्मूथ एंड फॉर्म डिपॉजिट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो कुछ कंडीशंस है जिसको हमें फॉलो करना है। पहला कंडीशन है द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड शुड बी मेड कैथोड। पहले बताए थे, जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमें करना है उसे कैथोड बनाना होगा, यानी बैटरी की नेगेटिव से उसे कनेक्ट करना होगा। द एनोड इज मेड अप ऑफ दैट प्योर मेटल व्हिच इज़ टू बी कोटेड। एनोड कौन सी मेटल की बनेगी, जिस मेटल के लेयर हम चढ़ाना चाह रहे हैं उस मेटल का एक प्योर रॉड हमें उस सॉल्यूशन में डालना है, और उसे बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है, यानी उसको एनोड बनाना है।
तीसरा, ए सुटेबल सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ एनोड मेटल। एनोड हमने जिस मेटल का लिया है उस मेटल का सॉल्ट का एक सॉल्यूशन हमें उस बीकर में लेना होगा। हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में कॉपर का एनोड बनाए थे, कॉपर मेटल को, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने बीकर में लिया था। तो ये 3 कंडीशन को हमें मानना होगा, तभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी। अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते क्यों हैं। पहला, टू इम्प्रूव और ऑल्टर द अपीयरेंस। अभी हमने कहा था कि बाइसाइकिल के हैंडल्स, रिम्स, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं क्रोमियम से, और वो चमकने लगती है, उस पर एक शाइनिंग आती है, तो इससे वो दिखने में अच्छा लगता है। इसके अलावा कई डेकोरेटिव आइटम्स हम घर में यूज़ करते हैं जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम किसी मेटल से करते हैं ताकि उस पर एक शाइनिंग आए और वो दिखने में अच्छा लगे। तो किसी भी सब्सटेंस के लुक्स को बढ़ाने के लिए वो अच्छी लगे, इसके लिए हम उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, टू इम्प्रूव द लुक्स। सेकेंड, टू प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथनिंग कोटिंग। अभी हमने कहा था कि गैस के चूल्हे पर हम क्रोमियम का प्लेटिंग करते हैं। इससे ना तो इसके ऊपर एक शाइनिंग आती है, जैसे यहाँ गैस चूल्हा दिखाया गया है, लेकिन फ़ायदा क्या है, इसके ऊपर पानी पड़ता है, जब हम लोग खाना बनाएंगे तो पानी पड़ेगा ही, लेकिन ये जंग नहीं लगता कभी, क्योंकि क्रोमियम पे रस्ट नहीं लगती, जंग नहीं लगती। लेकिन ये सिर्फ लोहे का अगर हम यूज़ करते हैं, तो लोहे का ही बना हुआ, तो उस पर जंग लग जाती है और वो नष्ट हो जाता है। तो इसी तरह से साइकिल का भी हम लोग देखते हैं, हैंडल पर, रिम पर जल्दी जंग नहीं लगती, क्योंकि वो क्रोमियम से कोटेड, निकल से कोटेड है, और निकल पर भी जंग नहीं लगती। तो इस तरह से मेटल को हम जंग लगने से बचा सकते हैं। ये भी एक कारण है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का। फिर है टू मिनिमाइज़ द कॉस्ट। हम लोग अक्सर देखते हैं कुछ गहने मिलते हैं जो दिखने में गोल्ड जैसे लगती, गोल्ड की बनी हुई, लेकिन वो गोल्ड का होता नहीं, उसे हम इमिटेशंस कहते हैं। वो कई दुकानों में मिलती हैं। तो दिखने में गोल्ड जैसा क्यों लगती है? क्योंकि वो किसी दूसरे मेटल की बनी होती है और उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग कर देते हैं, गोल्ड का एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे वो गोल्ड जैसी महंगी तो नहीं होती, लेकिन दिखने में उसकी लुक गोल्ड जैसी हो जाती। तो इस तरह से दिखने में महंगा मेटल, लेकिन कॉस्ट उसकी कम रहती है। तो मिनिमाइज़ करने के लिए कॉस्ट को इस कारण से भी हम बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। अब इसमें एक टॉपिक बचती है, फैराडेज डिस्कवरी। इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फैराडे, माइकल फैराडे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, इनकी कई कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में। तो इन्होंने सबसे पहले बताए थे कि इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे बना सकते हैं। ये कही जाती है, हैड देयर बीन नो फैराडे देयर वुड हैव बीन नो इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी कही जाती है कि अगर फैराडे नहीं होते तो शायद इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार ही नहीं होता। अब हम लोग देखेंगे कि फैराडेज किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनाएं और इलेक्ट्रिसिटी बनाने का कौन सी प्रिंसिपल उन्होंने दिया। इस एक्टिविटी में दिखाई गई है कि एक हॉलो कॉयल मतलब जैसे पाइप जैसा एक कोई मटेरियल हम ले लिए प्लास्टिक का, और उसके ऊपर एक स्पेशल वायर आती है कॉपर की, जिसे इंसुलेटेड कॉपर वायर कहते हैं। दिखने में ये कॉपर नेकेड लगेगा, लेकिन इसके ऊपर एक कोटिंग लगी रहती है। तुम लोग देखे हो फैन के अंदर जो कॉयल रहती है, ट्रांसफार्मर के अंदर कॉयल रहती है, उसके अंदर जो कॉपर वायर होती है वो इंसुलेटेड होती है। वैसा एक तार का टुकड़ा हम ले लेंगे 2-3 मीटर लंबा, और उसे जैसे यहाँ दिखाया गया है इस हॉलो ट्यूब के ऊपर लपेटेंगे, एक तरफ से दूसरी तरफ। अब लपेटने के बाद उसकी जो 2 एंड है उसमें हम एक एलईडी जोड़ देंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम लेंगे एक मैग्नेट, जैसे बार मैग्नेट हम लोग पहले भी पढ़े हैं। अब इस बार मैग्नेट का कोई भी एक पोल, नॉर्थ या साउथ, उसे हम इस हॉलो ट्यूब के अंदर तेज़ी से ले जाएंगे। एक बार अंदर ले जाएंगे, एक बार बाहर ले आएंगे। तो हम जैसे इस मैग्नेट को तेज़ी के साथ
कॉइल के अंदर और बाहर करेंगे तो हम देखेंगे कि अंदर जाते समय भी और बाहर आते समय भी दोनों समय ये एलईडी जो है वो जल उठेगा, ब्लिंक करेगा, एक बार अंदर जाते समय, एक बार बाहर निकालते समय। अब एलईडी का जलने का मतलब इसमें करंट आ रही है। अब करंट हमने यहाँ कोई सेल बैटरी यूज़ नहीं की, तो करंट कहाँ से आ रही है? तो करंट यहाँ पर जनरेट हो रही है, करंट यहाँ पर बन रही है। और इस तरह से एक कॉइल और मैग्नेट के बीच जब मोशन क्रिएट कर रहे हैं हम, मतलब मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, तो उस केस में करंट जनरेट हो रही है। तो ये चीज़ को सबसे पहले फैराडे ने बताया और इस फेनोमेना को कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नेक्स्ट हम लोग वही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। द फेनोमेनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी जनरेटेड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को जब हम चेंज करते हैं किसी कॉइल के अंदर, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। द डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is based on a series of experiment carried by Faraday and Henry। Faraday और हेनरी नाम के दो साइंटिस्ट कई एक्सपेरिमेंट्स किए और करने के बाद ये निष्कर्ष निकाले कि इलेक्ट्रिक करंट बनाई जा सकती है एक कॉइल के अंदर, जब उस कॉइल के पास एक मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रिएट करते हैं, एक मैग्नेट को हम मूव करते हैं। क्या कह रहा है कि वेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड ए कॉइल दैट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ए करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। कह रहा है कि एक कॉइल और एक मैग्नेट दोनों के बीच अगर रिलेटिव मोशन क्रिएट करते हैं, रिलेटिव मोशन का मतलब है दोनों का दोनों एक साथ मूव नहीं करेगा, इधर कॉइल को स्थिर रखेंगे, मैग्नेट को हम उसके अंदर और बाहर करेंगे, या मैग्नेट को स्थिर रखेंगे, कॉइल को मूव करेंगे ताकि वो एक बार मैग्नेट को अंदर जाए, एक बार बाहर। तो उस दोनों स्थिति में हम देखेंगे कि जो कॉइल है उसमें इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स एज सुन एज द मैग्नेट एंड द कॉइल आर एट रेस्ट। एक चीज़ हम गौर करेंगे कि करंट तभी बनेगी जब तक या तो मैग्नेट या नहीं तो कॉइल मूव कर रही है, यानी वो मोशन में है। अगर वो रेस्ट में हो जाएगी, रुक जाएगी, तो करंट भी बनना बंद हो जाएगा। थर्ड, the faster is the relative motion between the magnet and the coil and more is the current। जितना तेज़ी से हम मोशन को जितना फास्ट करेंगे, जितना तेज़ी से मैग्नेट को मूव कराएंगे या कॉइल को मूव कराएंगे, उतना ज़्यादा करंट बनेगा। ज़्यादा करंट बनने का पहचान क्या है कि अगर बल्ब जल रही तो बहुत ज़्यादा ब्राइट चलेगी। और चौथा क्या है, फोर्थ पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑब्टेन्ड बाय मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन व्हेन द मैग्नेट मूव टूवर्ड्स द कॉइल। हमने कहा था इस पर कि एक बार हम मैग्नेट को अंदर ले जाएंगे तो भी बल्ब जलेगी, एक बार बाहर ले जाएंगे तो भी बल्ब जलेगी। तो जब अंदर ले जाएंगे तो उस समय करंट की जो डायरेक्शन है जिस तरफ भी फ्लो होगी, जब हम मैग्नेट को बाहर निकालेंगे तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। यानी करंट का डायरेक्शन, जो करंट बन रही है उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है मैग्नेट के मूवमेंट की डायरेक्शन पर। तो बस इस चैप्टर में इतना ही टॉपिक्स के बारे में पढ़ना था, और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम भेजेंगे। और मेरे पहले यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आंसर है, उसको सर्च करना है। और इस चैप्टर में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से पढ़ना है, और उस एक्टिविटीज़ को पढ़ने के बाद कई कंसेप्ट हैं जो क्लियर होगा। तो आज वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। और फिर से एक रिक्वेस्ट है कि तुम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करना वीडियोज़ को। बाय।